लेकिन आपने वो नहीं लिया, सरकारों ने, पार्टियों ने वो नहीं लिया। अगर वो दे देते तो गारंटियों की जरूरत नहीं पड़ती। केवल संघ परिवार के साथ जुड़े लोगों के पास ही पैसा आता है तो आपके पास एक ही काम बचा है, जहां पर भी संघ की शाखा लगती हो उससे 100 मीटर दूर भारत के झंडे के साथ में भारत का संविधान लेकर के आप भी वहां पर शाखा लगाने का काम रोज चालू कर दो। जो दिल्ली के अंदर सत्ता में बैठे हैं वो संघ परिवार है। पुलवामा हुआ और उसके बाद में आपने देखा पहलगाम हुआ, उसका कनेक्शन है कि वो जो ड्रग वाला पैसा आता है गुजरात वाला वो सीधे जा रहा है पहलगाम जैसी घटनाओं को कर रहा है। ये कनेक्शन है गुजरात का और वहां का, क्योंकि जब तक अडानी अंबानी का इलाज नहीं होगा तब तक जो है इस सबको रोकना संभव नहीं होगा। जिसका जिक्र किया था, केरला की स्टोरी आई है कि आदमी ने कहा कि मेरे पिता खत्म हो गए लेकिन मुझको कश्मीर के 2 भाई मिल गए, जिसका जिक्र आया। लेकिन जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर लगातार भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। मुझे इसमें गहरी साजिश दिखलाई पड़ती है। मुझे लगता है कि अगर बाबा साहब के नेतृत्व में बने संविधान को अगर हर नागरिक के पास में पहुंचा दिया जाता तो वो अपना अधिकार समझ जाते। क्या आपने संविधान देखा है? 90% लोग बोलते हैं कि नहीं देखा है। और इस देश के हर नागरिक को जरूरी कर दिया जाए कि अपने घर के अंदर वो कोई भी तस्वीर लगाए, जिसको मानता है भगवान को मानता है और जिसको भी मानता है तस्वीर लगाए। लेकिन इस देश का जो राष्ट्रीय ग्रंथ है भारत का संविधान में भी ज्यादा नहीं जाएगा। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूं, पूरे देश में या पूरी दुनिया में मानव अधिकारों के डिफेंडर्स जाने जाते हैं और माने जाते हैं, लेकिन अब देश के अंदर ऐसे हालात हो गए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपनाया उस कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने के लिए भी हमें रक्षकों की जरूरत पड़ गई। और इतने बड़े बड़े नामी गरामी लोग इस कर्नाटक के जो बौद्धिक संपदा है या जो मोदी जी की भाषा में जो आंदोलन जीवी है, जो पूरे देश में जाने जाते हैं, वो सब आपको यहाँ पर दिखलाई पड़ रहे हैं। वो सब यहाँ पर इकट्ठे हुए। इसके लिए इडालू कर्नाटका ने जो प्रयास किया उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहता। मुझे नहीं मालूम कि जो सरकार बनी है वो कितना एक्नॉलेज करती है आपको और आपके काम को, लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो परिवर्तन आपने किया था कर्नाटक के अंदर, उसके बाद ही देश के अंदर सिविल सोसाइटी की एक ताकत पूरे देश और दुनिया के अंदर स्थापित हुई। और उसी के चलते जो लोग 400 सीटों का सपना देख रहे थे उन्हें 240 पर सिमटा दिया भारत की जनता ने। ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂವಿಧಾನ ಇದೆ ಒಂದು, ಆದರೆ ಈಗ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಪಡೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಎದುರಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಮನಗಂಡು ಅಂತ ಒಂದು ಪಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಎದ್ದೇಳು ಕರ್ನಾಟಕ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹಳ ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಚುನಾವಣೆಗಳ ನಂತರ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಚುನಾವಣೆಯ ಮೊದಲು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಂತು
ಆ ಬದಲಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇದೇನು ಕರ್ನಾಟಕ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿನ ಬೇರೆ ನಾಗರಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಏನ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದರಿಂದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದ್ರಿ, ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಏನ್ ಮುಂದಿಟ್ರಿ, ಅದು ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೋಧದ ಅಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಅವರು 420 ದಾಟಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದವ್ರನ್ನ ಬರೀ 240ಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. साथियों, यहाँ पर जो विजया जी ने प्रस्तावना पढ़ा और उसके बाद में भलापुर रामचंद्रप्पा जी ने जो यहाँ पर तकरीर दी, उसके अंदर मुख्य तौर पर ये बात स्पष्ट थी कि ये समाज और ये देश हम सबका है, जिसका मतलब है कि भारत के संसाधन सबके हैं, जिसका मतलब यह है कि यहां पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर लगातार भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। और ये चलाने वाले वो लोग हैं जो दिल्ली के अंदर सत्ता में बैठे हैं, वो संघ परिवार है जो कि भारत के संविधान को जिसने जब वो बना तब भी स्वीकार नहीं किया और आज उसकी भावना के खिलाफ में ये सरकार और परिवार लगातार काम कर रहे हैं। ये बात हम लगातार देख रहे हैं। पुलवामा हुआ और उसके बाद में आपने देखा पहलगाम हुआ, उसका कनेक्शन है। मैं कहना चाहता हूं, जब जब चुनाव आता है आपने क्या देखा? आपने देखा कि विदेश यात्रा को छोड़ करके मोदी जी वापस आ गए, लेकिन कहां गए वापस आके? कश्मीर नहीं गए, कश्मीर के परिवारों से नहीं मिले, जो हमारे शहीद हुए थे उनको जाके श्रद्धांजलि नहीं दी, सीधे बिहार गए ध्रुवीकरण करने के लिए, पोलराइजेशन करने के लिए। आ रही है कि वहां पर जब मारा जा रहा था तो सबसे पहले एक नौजवान ने बंदूक पकड़ के छीन ली थी। वहां पर जो लोगों के परिवार के लोग शहीद हुए, उन्होंने कहा कि कश्मीरियों ने हमारे को वो सुकून दिया, हमको वो सुरक्षा दी कि जो मारा गया वो तो बाहर से आकर के लोगों ने मारा, लेकिन हमको लगता है कि हमारा स्थानीय रिश्ता हमारा मिल गया। जिसका जिक्र किया था, केरला की स्टोरी आई है कि आदमी ने कहा कि मेरे पिता खत्म हो गए लेकिन मुझको कश्मीर के 2 भाई मिल गए, जिसका जिक्र आया है। ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಭೇದ ಭಾವ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಭಾಷಣಕಾರರು ಹೇಳಿದ್ದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಭೇದ ಭಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಿದೆ. ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ಲಿಂಗ, ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಎಲ್ಲ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭೇದ ಭಾವ ಬೆಳೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೆಹಲಿಯ ಗದ್ದುಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವ ಶಕ್ತಿಗಳೇ ಭೇದ ಭಾವ ಬೆಳೆಸ್ತಿದೆ. ಈಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಘಟನೆ ತೋಡಿ, ಕಾಶ್ಮೀರ ಈ ದುರ್ಘಟನೆ ನಡೀತು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸವನ್ನ ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದಿಢೀರಂತ ವಾಪಸ್ ಬಂದರು. ಆದ್ರೆ ಬಂದವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಬಂದವರು ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನೊಂದವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಂದವರು ಏನು ಹೋದ್ರು? ಅಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಬಿಹಾರ ಹೋದ್ರು. ಮುಂದಿನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬರಲಿರುವಂತ ಬಿಹಾರಿಗೆ ಹೋದ್ರು. ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಿಹಾರ್ ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನೆಂಟು ಹಾಕಿ ಧರ್ಮದ ನಡುವಿನ ಇದನ್ನು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೇ ಮೋದಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಈ ದೇಶವನ್ನ ಬಿತ್ತಿ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಗಣ್ಯರ ಜೊತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ನೆರಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ರು. साथियों, में जब बोलने के लिए आ रहा था तो यहाँ पर एक तारा जी है, तारा राव, और ये बगल में नूर जी खड़े हैं। इन्होंने कहा कि आप विश्लेषण मत करना, आपको अपने अनुभव से जो लगता है कि क्या किया जा सकता है उसके ऊपर बोलना। तो मैं आप केवल उसके बारे में अपना सुझाव केवल देना चाहता हूं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन वो शुरू करूं उसके पहले
क्योंकि हमारे बहुत ही प्रिय मित्र जिग्नेश जी यहाँ पर है, पूरे देश के अंदर बहुत पॉपुलर लीडर है। और मुझे तो बराबर ऐसा लगता रहा कि अगर कांग्रेस ने इनको कमान दे दी होती तो इन्होंने मामला निपटा दिया होता वहां पर मोदी जी का। लेकिन खैर ये कांग्रेस के अंदर का मामला, उसमें कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ये आपसे कहना चाहता हूं कि आपके यहाँ पर एक मुंद्रा पोर्ट चल रहा है, अडानी का पोर्ट चल रहा है। वहां पर हर 2-4 महीने में 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, हजारों करोड़ के ड्रग्स निकलते हैं। और अभी ये स्टोरी छपी है पूरी दुनिया के अंदर कि वो जो ड्रग वाला पैसा आता है गुजरात वाला, वो सीधे जा रहा है पहलगांव जैसी घटनाओं को कर रहा है। ये कनेक्शन है गुजरात का और वहां का। मैं जरूर चाहूंगा कि आप जब अपनी तकरीर करेंगे तो आप उस पर जरूर बोलिएगा, क्योंकि जब तक अडानी अंबानी का इलाज नहीं होगा तब तक जो है इस सबको रोकना संभव नहीं होगा। मैं अपने मूल सुझाव के ऊपर आता हूं। पहली बात यह है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम बात कर रहे हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना देश में आबादी थी 35 करोड़, मोटे तौर पर 7 या 5 करोड़ परिवार मान लीजिए थे। जो भी सरकारें तब से अब तक बनी, उन्होंने संविधान या संविधान का प्रस्तावना जो यहां पर पढ़ा गया, वो भारत की जनता को क्यों उपलब्ध नहीं कराया, ये मैं सब सरकारों से पूछना चाहता हूं। मुझे इसमें गहरी साजिश दिखलाई पड़ती है। मुझे लगता है कि अगर बाबा साहब के नेतृत्व में बने संविधान को अगर हर नागरिक के पास में पहुंचा दिया जाता तो वो अपना अधिकार समझ जाते, और अगर अधिकार समझ जाते तो उन अधिकारों के लिए लड़ने का काम करते। तो बाकी सब तो पहुंचा दिया, लेकिन संविधान को आम जनता तक नहीं पहुंचने दिया गया। मैं पूरे देश में जाता हूं, 200 दिन कार्यक्रम करता हूं साल में, 365 दिन में से सब जगह पूछता हूं क्या आपने संविधान देखा है। 90% लोग बोलते हैं कि नहीं देखा है। मैं यहाँ पर जो है ऐसा सम्मेलन है कि मैं उसमें ये सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन ये बात सच है कि इस देश की ज्यादातर आबादी ने भारत का संविधान नहीं देखा। कौन दिखाएगा? सरकारें दिखाएंगी क्या? क्या हम सरकारों को दबाव डाल पाएंगे? आपने पूछा क्या काम करना चाहिए। मेरा कहना यह है कि पहला काम यह है, इस देश के हर नागरिक के पास में भारत का संविधान पहुंचे, और अगर कुछ नहीं हो सकता तो भारत के संविधान का प्रस्तावना प्रियम्बल पहुंचे, और इस देश के हर नागरिक को जरूरी कर दिया जाए कि अपने घर के अंदर वो कोई भी तस्वीर लगाए, जिसको मानता है भगवान को मानता है और जिसको भी मानता है तस्वीर लगाए। लेकिन इस देश का जो राष्ट्रीय ग्रंथ है भारत का संविधान, उसके प्रस्तावना की कॉपी उसको लगानी पड़ेगी अपने घर के अंदर। ये पहला प्रस्ताव है। ನೇರ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಜಿಗ್ನೇಶ್ ಗುಜರಾತ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೇರವಾಗಿ ನಾನು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ, ಮೊದಲ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇಡೀ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಬೇಡ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ನನ್ನ ಮೊದಲ ಸಲಹೆ ಇದಿದೆ. 35 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಇವತ್ತು 128 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದುವರೆ ತನಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದುವರೆ ತನಕ ನಾವು ಆಳಿದ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನ ಅಂತೂ ಜಾರಿಯಂತೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಕ್ಕೂ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಜನರಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ನಾಗರಿಕರು ಒಂದ್ಸರಿ ಓದಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಾಗರಿಕರಾಗಿ ನಮಗಿರುವ ಸಂವಿಧಾನ ನೀಡಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳೇನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಹಕ್ಕುಗಳೇನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾದ್ರೇನೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಜನರಿಂದ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಜನರ ಹತ್ರ ತಲುಪಿಸಬೇಕು.
ಇಡೀ ಸಂವಿಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆ ಸಂವಿಧಾನದ ಪೀಠಿಕೆ ಆದ್ರೂ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ತಲುಪಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದು ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಏನೇನ್ ಫೋಟೋ, ದೇವರ ಫೋಟೋಗಳು ಅಥವಾ ಮನೆ ಕುಟುಂಬದ ಫೋಟೋಗಳು, ಏನೇ ಫೋಟೋಗಳು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನ ಪೀಠಿಕೆಯ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸಂವಿಧಾನ ವಿಚಾರಗಳು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ತಲುಪಬೇಕು. ಆ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ನಾವು ಕೈಗೆತ್ಕೋಬೇಕು. साथियों, अब मैं जो बात कह रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा और विशेष तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं वो सुनिएगा। मेरा कहना यह है कि भारत के अंदर जो सरकारें काम कर रही हैं या जो काम कर चुकी हैं, अगर उन्होंने भारत के संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकारों को माना होता तो गारंटियों की जरूरत नहीं पड़ती। 1000, 2000, 3000 रुपया देकर के आजकल जो पार्टियां और सरकारें जो चल रही हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने ये भारत के संविधान की मूल भावना, भारत के 146 करोड़ नागरिक हैं, उन नागरिकों को सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अधिकार देना भारत के संविधान का मैंडेट है, जिसका मतलब है उन लोगों को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, रोजगार देना पड़ेगा। लेकिन आपने वो नहीं लिया, सरकारों ने, पार्टियों ने वो नहीं लिया। अगर वो दे देते तो गारंटियों की जरूरत नहीं पड़ती। ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಈ ಆಳುವರು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ, ಕೆಲವು ಸಾವಿರ ಹಣವನ್ನ ಕೊಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. सबको पैसा आना बंद हो गया, केवल संघ परिवार के साथ जुड़े लोगों के पास ही पैसा आता है, तो आपके पास एक ही काम बचा है। जहां पर भी संघ की शाखा लगती हो उससे 100 मीटर दूर भारत के झंडे के साथ में भारत का संविधान लेकर के आप भी वहां पर शाखा लगाने का काम रोज चालू कर दो। जहां पर कि संविधान का जागरण होगा, जहां पर कि संविधान पढ़ाया जाएगा, अगर आप ये काम कर लोगे तो मैं कह सकता हूं जो जनशक्ति खड़ी होगी वो इस देश के अंदर तब्दीली ला पाएगी। केवल सरकारों की तब्दीली का फॉर्मूला तो हमको मालूम है, सब इकट्ठे हो जाएं तो सरकार पलट जाती है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई और लंबी लड़ाई है। लेकिन इस लड़ाई के लिए भी वही फॉर्मूला काम करेगा। जो वंचित तबके के लोग हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जिनको सदियों से सताया गया है, उनको एकजुट होना पड़ेगा। और ये जो 1% आबादी है जिनके पास में देश और दुनिया की संपत्ति आ गई है, इनका सामूहिक इलाज करना पड़ेगा। वो इलाज अहिंसात्मक तरीके से होगा, ये मैं जोड़ देता हूँ। नहीं तो केस लगाते हैं कि डॉक्टर सुनीलम भड़का के चला गया तो एक केस लग जाए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ अहिंसात्मक तरीके से दबाव बनाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। जय संविधान।